नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। एक लंबे समय के बाद आपसे फिर से आज मुलाकात हो रही है। जुर्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई पेशेवर मुजरिम ही हो या फिर कोई वजह हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत काबिल, बहुत टैलेंटेड, जीनियस लोग भी गलत रास्ते पर, जुर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसे तब कहा जाता था कि उसका जो दिमाग है वो इतना ज्यादा जीनियस है कि शायद उसका आईक्यू लेवल आइंस्टाइन के बराबर था। 167 का उसका आईक्यू लेवल था। एक कहा जाता है कि 130 के ऊपर जिसका हो, 130 के ऊपर, वो जीनियस है। और कहाँ 167। तो ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो इतना ब्रिलियंट, जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, 25 साल की उम्र में एक प्रोफेसर बन गया। लेकिन उसके बाद अगले 20 सालों तक वो कैसे अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई को अपनी उंगली पर नचाया, और कैसे अपनी ही शर्तों पर, खुद ही चाहते हुए वो सामने आया। क्या क्या शर्तें रखी उसने। तो ये कहानी एक ऐसे, मतलब उसको आप कह सकते हैं एक सिरफरे की, एक टेररिस्ट की और एक जीनियस की कहानी है। तो कहानी शुरू करूँ इससे पहले हम आपको बता दें कि एक लंबे समय से हम आपसे मुलाकात नहीं हो रही थी। हमारी तबीयत खराब थी, जिसके कारण फिलहाल अगर आप हमारे इस वीडियो तक पहुंच रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में अंत तक बने रहे, और अपने रिश्तेदारों तक, हमारे इस दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी हमारे इस चैनल को देखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को देखें। खैर, अब हम इस कहानी पर लौटते हैं। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कहानी टेररिस्ट की है। ये कहानी है अमेरिका के एक नौजवान की, जिसका नाम, और ये इस नौजवान की खास बात ये थी कि उस जमाने में, मतलब अब तो सोशल मीडिया हर जगह इस्तेमाल करते हैं। उसने बरसों पहले ये बोला था कि एक दौर आएगा जब सोशल मीडिया की वजह से इंसानों की आज़ादी छीन जाएगी और इंसान गुलाम हो जाएंगे। बहुत सारी दुश्वारियां आएंगी जिंदगी में। और अगर आप सोचिए तो बहुत सारी चीजें अब बदल गई हैं। एक घर में 5 लोग बैठे हैं तो पांचों में आपस में बात करने के बजाय नॉर्मली वो लोग अपने अपने मोबाइल पर लगे हुए हैं। तो ये उस शख्स ने बहुत पहले कहा था। नाम है टेट कजेंसी का जन्म 1942 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। बचपन से ही ब्रिलियंट था। मैथ में तो उसका जवाब नहीं, चैंपियन था। जब उसका आईक्यू लेवल चेक किया गया था तो पता चला था कि 167, मतलब जीनियस। तो पढ़ाई लिखाई में भी उसका साफ साफ असर दिख रहा था। सिर्फ 16 साल का था जब टेट, तब इसको नामचीन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था। अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और बाकायदा स्कॉलरशिप, और वहीं अब पढ़ाई कर रहा था। बैचलर्स करने के बाद उसने फिर मिशिगन यूनिवर्सिटी, एक और नामचीन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर उसने दाखिला लिया, और वहाँ से मैथमेटिक्स में इसने मास्टर्स किया। और फिर मास्टर्स करने के बाद पीएचडी हासिल की मैथमेटिक्स में। और ये सब कुछ उसने बेहद कम उम्र में, शुरू से लेकर आखिर तक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें वो फर्स्ट ना आया हो, सेकंड तो कभी आया ही नहीं। हर एग्जाम को उसने बड़े आसानी से पास किया, अपनी जहनत दिखाई, अपना जो जीनियसनेस था उसका असर उसके एग्जाम पर भी दिख रहा था। उसी दौरान उसने एक रिसर्च पेपर लिखा था, और कहते हैं कि जो उसके एडवाइजर थे, जिसने वो रिसर्च पेपर पढ़ा, उस छोटी सी उम्र में जो रिसर्च पेपर उसने लिखा, पूरे अमेरिका में 10 या 12 लोग होंगे जो उसके उस रिसर्च पेपर को समझ पाएंगे। उसने वक्त से इतने आगे की सारी चीजें लिख डाली थी। पढ़ाई लिखाई सब कुछ सही चल रहा था। लग रहा था कि टेट का पूरा कैरियर बिल्कुल बेहतरीन है। पीएचडी पूरी करने के बाद अब वो सोच रहा था कि आगे क्या करे। लेकिन उससे पहले उसके दिमाग में एक चीज़ आई। उसने जब ये सारे मास्टर्स, उससे पहले बैचलर्स, ये सारी चीज़ें किया और हमेशा एग्ज़ाम में फर्स्ट आता, तो उसके दिमाग में ये था कि एग्ज़ाम क्या है, ये तो मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से ही नहीं था, बहुत ईजी है।
तो उसको बहुत बोर लगने लगा कि ये सिस्टम क्या है, ये एजुकेशन सिस्टम क्या है, ये एग्जामिनेशन क्या है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं लिखना चाहता हूँ, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। 10% है तो इतना आसान, इतना हल्का एग्जाम देकर मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। सोचिए उसकी सोच कितनी आगे की थी। उसे लगा कि बच्चों का खेल है ये सब, तो इतना हल्का एग्जाम भी नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों ने धीरे धीरे उसकी जहन पर असर करना शुरू किया कि ये सब बेकार है। इसी के बाद पीएचडी पूरे करने के बाद जो टेड है वो कैलिफोर्निया पहुंच जाता है और वहाँ बर्कली यूनिवर्सिटी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर लेता है सिर्फ 25 साल की उम्र में। और वो यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया जाकर वहाँ पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है। 25 साल इसकी उम्र थी। 1971 अब आ गया। 1971 आते आते जब इसने असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी कर ली, पीएचडी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, उसे लगा कि जितने आसपास के लोग हैं वो जो बातें करते हैं इन सब के पास उतनी जानकारी नहीं है, ब्रेन नहीं है उतना। और उसे लगता था कि मैं सबसे अलग हूँ। ये होता है अक्सर ऐसे जीनियस लोगों के साथ। तो उसको इन सारी चीज़ों से उनका उसका मोह मोह भंग हो गया। अचानक उसने 1977 में इस यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो वहाँ से निकला और फिर मोंटेना स्टेट पहुँच गया। और वहाँ के एक लिंकन शहर है, उस लिंकन शहर से दूर, शहर के बाहर जहाँ कोई बस्ती नहीं, कोई आबादी नहीं, एक वीराने में उसने एक झोपड़ी बनाई और जाकर उस झोपड़ी में रहने लगा। उसके घर वाले कुछ लोगों को पता था कि टेक जो है वो वहाँ आ गया है और नौकरी भी छोड़ दी है और अपना घर पेरेंट्स के साथ रहने के बजाय वो लिंकन शहर के दूर दराज सन्नाटे में एक झोपड़ी में रहता है। और झोपड़ी ऐसी जगह उसने बनाई जहाँ ना बिजली है, ना पानी है, कोई भी बेसिक फैसिलिटी सुविधा नहीं है। लेकिन वह वहाँ अपने तमाम किताबों के साथ पहुँच गया। कुछ दिनों तक घर वालों ने भी पूछा, उसके बाद घर वालों ने भी कहा कि उसका दिमाग वैसा ही है। अब ये अपना 1971 से आकर वहाँ उस झोपड़ी में रहने लगा, अमेरिका की चकाचौंध से दूर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, बर्कली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ एक जीनियस, दुनिया और आबादी से दूर एक वीराने में जाकर एक झोपड़ी में अब रहने लगा। करीब 6-7 साल बिता देता है। अब टेट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, दोस्त भी बहुत कम थे, बहुत कम लोगों से बात करता था, तो किसी को अब उसकी परवाह नहीं कि वो कहाँ है। 71 में वो उस बस्ती बिराने में गया, इंसानी आबादी को छोड़कर 6-7 साल वहीं लगा। इस दौरान पता नहीं उसने क्या क्या किया और अब लोग उसको भूल गए। 25 मई 1978 टेट के बिराने में जाने के करीब 7 साल के बाद पहली बार एक अजीब चीज होती यह है कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, क्रिस्टन एलेनॉय। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे। इनके घर पे एक पोस्टल डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी पहुंचता है और कहता है कि मिस्टर क्रिस्टन, आपके नाम पे एक पैकेट है, अब भेजने वाले का नाम नहीं। और उसमें यह था कि इस पैकेट को रिटर्न करना हो तो इस एड्रेस पर आप कर दीजिए। और वो जो एड्रेस था रिटर्न करने वाला वो क्रिस्टन एनेलॉय का था, जो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। उन्होंने पूछा ये कहाँ से आया था, तो सेंडर का कोई नाम नहीं था। तो प्रोफेसर साहब ने जब पूछा तो पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारी ने कहा ये तो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही लिखा रखा हुआ मिला, तो इसमें आपका नाम था तो हम आपको पहुंचाने चले आए। तो प्रोफेसर साहब को कुछ शक हुआ, उन्होंने कहा कि ये पैकेट मेरा नहीं है, ना मैंने किसी को भेजा है। उन्होंने फौरन पुलिस को कॉल किया। पुलिस की एक टीम फौरन उस एड्रेस पर पहुंचती है, घर पर उनके मिस्टर क्रिस्ट के। अब पोस्टल डिपार्टमेंट का वो कर्मचारी, प्रोफेसर साहब और पुलिस की टीम, पुलिस बड़े एहतियात से उस पैकेट को खोलती है। लेकिन जैसे ही उस पैकेट को खोलती है एक धमाका होता है। धमाका इतना ताकतवर नहीं था कि बहुत नुकसान हो, लेकिन फिर भी चोट आती है उस पुलिस ऑफिसर को, उस पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारी को। प्रोफेसर साहब थोड़ी दूरी पर थे तो उनको चोट नहीं आती है। तो उसके अंदर एक बम था उस पैकेट में, लेकिन वो बम बहुत ज्यादा एडवांस नहीं। अब ये बड़ी अजीब बात थी कि एक
प्रोफेसर के घर पर ये बम किसने भेजा, किसने तफ्तीश की? पुलिस ने तफ्तीश की, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, मामूली बम था, तो पुलिस उसमें कुछ आगे नहीं बढ़ी ज़्यादा। करीब 9-10 महीने बीत गए, 9-10 महीने तक सब कुछ शांत था। 9-10 महीने के बाद फिर ऐसा ही एक पैकेट उसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को भेजा गया। स्टूडेंट ने उस पैकेट को खोला तो फिर धमाका हुआ। स्टूडेंट को मामूली चोट आई, इस बार भी बम इतना ताकतवर नहीं था। अब ये 2 इंसिडेंट्स हो गए, लेकिन दोनों इंसिडेंट्स इतने मामूली थे कि पुलिस के लेवल पर ही इसको निपटा दिया गया कि इसमें सोचा गया कि इसमें कुछ तो ऐसा है नहीं, लेकिन फिर एक तीसरा इंसिडेंट होता है और इस तीसरे इंसिडेंट में अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एफबीआई को मजबूर कर दिया कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करे। होता यह है कि एक अमेरिका के अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट जो शिकागो से वॉशिंगटन जा रही थी, उसके उसका जो बैकेट एरिया होता है, बैगेज एरिया प्लेन का, वहाँ से धुआं निकलना शुरू हो गया। प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। वहाँ पर जब तलाशी ली गई बैगेज एरिया में तो पाया गया कि एक पैकेट है, उस पैकेट से धुआं निकल रहा है और उस पैकेट के अंदर एक बम था। बम फटा नहीं किसी वजह से और इस वजह से नुकसान नहीं हुआ। अगर वो बम फट जाता तो उस प्लेन में सवार कम से कम 175 मुसाफिर में से कोई नहीं बचता, क्योंकि वो आसमान में बम फटता। लेकिन खुशकिस्मती से ये बम फटा नहीं, कुछ तकनीकी खामियों के चलते। तो सिर्फ धुआं हुआ और धुआं देख कर पायलट अलर्ट हो गया और धुआं को देखकर उसने इमरजेंसी लैंडिंग की और इन तमाम लोगों की जान बच गई। तो जब ये बात आई तो एफबीआई तक ये बात पहुंची, तो एफबीआई ने ये तफ्तीश की तो पता चला कि ये जो दो इससे पहले भी पैकेट थे, तो वो एक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के पास और स्टूडेंट के पास भी इस तरह से पैकेट भेजा गया था जिस तरह का पैकेट इसमें था। तो एफबीआई का जब ध्यान आया इस पर, जो इससे पहले भी 2 बार ऐसी चीजें हो चुकी है, तो एफबीआई ने मामले की तफ्तीश शुरू की। तो एफबीआई इस मामले की जांच ही कर रही थी, तभी वहां यूनाइटेड अमेरिका के एक एयरलाइंस के मालिक पर्सी वुड, उसको भी सेम एक पैकेट मिला। पैकेट खोला गया और मिस्टर पर्सी भी इंजर्ड हो गए। मौत नहीं हुई क्योंकि बॉम्ब इतना ताकतवर नहीं। तो अब ये 4 इंसिडेंट्स हो गए, एक प्रोफेसर, एक स्टूडेंट, एक प्लेन में और एक एयरलाइंस के मालिक के पास। अब एफबीआई लग गई तफ्तीश में कि ये मसला क्या है। अब उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया कि आखिर ये कौन कर रहा है, कौन टेररिस्ट है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। बम को बनाने में कोई ऐसी चीज जो इस्तेमाल हुआ था वो थोड़ी सी कॉमन थी, लेकिन वो शख्स कौन था पुलिस को लगा कि है तो काम एक ही शख्स का, लेकिन कौन नहीं मालूम। बम के साथ कई बार जो कुछ नोट मिले उससे भी पुलिस को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली और इसके बाद एफबीआई जो है वो अपनी तफ्तीश करती रही, खाली हाथ, कोई क्लू नहीं, कोई जानकारी नहीं। अगले कई सालों तक इसी तरीके से पैकेट आते रहे, फटते रहे और एफबीआई के हाथ खाली रहे। 1985 में भी कई ऐसे बम भेजे गए और उनमें से ज्यादातर लोगों को चोट आई। एक ऐसा बम हुआ 1985 में जो एक कंप्यूटर स्टोर था, वहां के ऑनर को भेजा गया और जब उसने खोला तो शायद वो बम के बेहद करीब था, उसकी मौत हो गई। तो ये पहली डेथ थी, पहला कत्ल था उस पार्सल बम के जरिए। अब एफबीआई चूंकि अभी तक मामूली इंजरी थी, अब एक डेथ हो गई तो एफबीआई जोर शोर से लग गई। फिर भी 2 साल बीत गए, 85 से 87 आ गया। 1987 में एफबीआई को पहली बार एक क्लू मिलता है। एक जो बम भेजा गया था एक और जगह पर जहां इंजरी हुई थी, उस पैकेट को खोलते हुए वहां के एक सीसीटीवी फुटेज मिला। उस सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स था। एफबीआई ने उसका स्केच बनाया और उसे जगह जगह भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि जो शख्स उस सीसीटीवी में कैद था उसने एक तो काला चश्मा पहन रखा था और इसके अलावा उसने हुड रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा क्लियर नहीं था। तो सीसीटीवी फुटेज की वजह से भी एफबीआई को कोई कामयाबी नहीं मिली। 1987 में ये सीसीटीवी फुटेज मिला, उसके बाद 6 साल और बीत गए। 1983 आ गया और इसी तरह से बम लोगों को भेजे जाते रहे, लेकिन ये सिलसिला नहीं रुका। इस पूरी तफ्तीश के दौरान एफबीआई ने जितनी भी
मतलब एफबीआई को जो भी क्लू मिलता उस पर वो तफ्तीश करती, लेकिन कोई फायदा नहीं। इस दौरान 1994 आ गया। एक वकील को एक पैकेट मिला। वकील ने पैकेट खोला और उस वकील की मौत हो गई। पैकेट के साथ ही एक नोट था। उस नोट में लिखा था कि ये वकील एक खास तेल की कंपनी है, उसके लिए काम करता है और इसीलिए उसको ये सजा दी जा रही है। इसके बाद 1995 में एक लकड़ी के बहुत बड़े कारोबारी थे अमेरिका के, उससे भी एक ऐसा ही पैकेट मिला। इस बार खोलते ही धमाके में उसकी भी जान चली गई। करीब करीब 17 साल अब तक हो चुके थे जो पहला इंसिडेंस हुआ था, उससे अब तक इन 17 सालों में दर्जनों ऐसे पार्सल बम भेजे गए। 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, दर्जनों घायल हुए थे। तमाम कोशिश कर ली लेकिन एफबीआई को कोई सुराग नहीं मिला। अब इसी के बाद एफबीआई ने फिर, प्रेशर तो था ही, तो उन्होंने सारे इंसिडेंट्स को एक साथ जोड़कर नए सिरे से कहा कि इसकी जांच करते हैं। पहले इंसिडेंट से लेकर आखिरी इंसिडेंट तक की कड़ियां जोड़ी उन्होंने। कड़ियां जोड़ने के बाद उन्होंने पहली बार इस केस को नाम दिया यूना बॉम्बर। यूना बॉम्बर मीन्स यूना बॉम्ब, मतलब कि इसका मतलब हुआ यूनिवर्सिटी और एयरलाइन बॉम्ब। ये इंसिडेंस जो शुरुआत हुई थी वो यूनिवर्सिटी से हुई थी और उसके बाद प्लेन में बम रखा गया जो फटा नहीं। एक एयरलाइंस के मालिक को पैकेट भेजा जो मरा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो एफबीआई की जांच थी वो इस बात पे थी कि जो भी ये कर रहा है, जो ये बॉम्बर है, जो ये टेररिस्ट है, उसका या तो यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना है जहाँ से उसकी कोई दुश्मनी है या कहानी है, या फिर वो एक तरह से एयरलाइंस का कोई मैकेनिक या इंजीनियर है और एयरलाइंस के साथ उसका कोई मतभेद है या परेशानी है। अब इसके बाद एफबीआई ने यूनिवर्सिटी से तमाम ऐसी जानकारी, ऐसा कि ऐसा कौन हो सकता है जिसे यूनिवर्सिटी से गुस्सा हो, नफरत हो, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई उसका नाता नहीं मिला इस गुमनाम हमलावर का। अब उसके बाद उसने तमाम एयरलाइंस के जो मैकेनिक हैं, प्लेन मैकेनिक, उनके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। वहां से भी हाथ खाली, कुछ जानकारी नहीं मिली। अब हर तरफ से हार कर एफबीआई ने आखिरकार $10 लाख के इनाम का ऐलान कर दिया कि शायद अब पब्लिक के ही मदद से उसका राज फांस हो और उसे हम पकड़ सके, जो पिछले 17-18 सालों से एफबीआई को बेवकूफ बना रहा है। अब $10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। आज के जमाने में अगर देखें तो लगभग 9-10 करोड़ रुपए होते हैं। तो $10 लाख का इनाम का ऐलान, एफबीआई को लगा कहीं से कोई जानकारी मिलेगी, लेकिन फिर वक्त बीता और कोई जानकारी नहीं। 20 साल करीब हो गए थे, एफबीआई के हाथ खाली थे। वो गुमनाम हमलावर जो पैकेट में बम भेज रहा है, क्यों भेज रहा है ये तक नहीं पता, कहाँ रहता है ये भी नहीं पता, कुछ जानकारी नहीं। $10 लाख का इनाम भी, कुछ भी फिर भी नहीं पता, पूरे हाथ खाली। तभी 1995 में अचानक एक घटना घटती है। 1995 के एक दिन न्यूयॉर्क टाइम्स समेत 2 या 3 और अखबारों में एक लेटर मिलता है। एक गुमनाम खत था, न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी 2-3 न्यूज़पेपर में। इस लेटर के साथ एक मैनिफेस्टो था। जैसे चुनाव में घोषणा पत्र वगैरह होता है, ये करेंगे हम, वो करेंगे, जीतने के बाद। उस लेटर में धमकी थी और साथ में एक मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था। धमकी ये दी गई थी कि अगर उस मैनिफेस्टो को नहीं छापा तो ये पार्सल बम के हमले जारी रहेंगे और और अगर छाप दिया तो ये हमले रुक जाएंगे। अब वो उसके साथ जो मैनिफेस्टो था उसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें थी। जो उसका उद्देश्य था वो ये था कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था और ये जो नई नई टेक्नोलॉजी और तकनीक आई है, इसकी वजह से पूरा जो इंसान है इसे टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होकर रह गया है और रह जाएगा। और इंसान ने इन टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी आज़ादी खो दी। और इसीलिए उन्होंने, जब इंसान इस टेक्नोलॉजी का गुलाम हो गया, अपनी आज़ादी खो दी, तो ऐसे में इंसानों को जगाने के लिए धमाके जरूरी। ये लाइन उस धमकी जो खत था कि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम हो चुके हैं और हमने अपनी आज़ादी खो दी है और इंसानों की इस खोई आज़ादी को जगाने के लिए ही धमाके जरूरी हैं, ताकि वो इसके गुलाम ना बने
और साथ में इस मैनिफेस्टो भी था जिसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो सारे ये लेटर न्यूज़पेपर के थ्रू एफबीआई तक पहुंचे। एफबीआई जो 20 साल तक उस बंदे को ढूंढ नहीं पा रही कि कौन है, अब एफबीआई और अमेरिका का क्या है कि वो किसी टेररिस्ट के साथ निगोशिएशन नहीं करती, उनका वो वसूल है। लेकिन अब ये यहाँ ये था कि एक शख्स 20 साल से बम पे बम भेज रहा था, 3 लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग इंजर्ड हो चुके हैं, और अब वो अखबार पे ये मैनिफेस्टो भेज रहा है और अब छाप देते हैं तो फिर हमला रुक जाएगा। मीटिंग हुई, आला अफसरों से मंजूरी ली गई, फिर ये तय हुआ कि चूंकि ये इसको छापने में कोई नुकसान है नहीं, इसमें ऐसी कोई भड़काऊ बात है नहीं, कायदे से जो बात लिखी थी वो इंसान की भलाई के लिए थी, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो छापने से नुकसान हो सकता था, बल्कि उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी थी जिससे इंसानों का भला होता। और उसमें यह भी लिखा था कि अगर वो इसे आप इसे छाप दोगे तो हमले रुक जाएंगे। लेकिन एफबीआई को ये भी लगा कि अगर उसके इस मैनिफेस्टो को छापते हैं तो क्या पता उसकी जो राइटिंग है, जिस तरीके से वो मतलब उसने लिखा है, उससे कोई क्लू मिले, कोई सामने आए बताए कि ऐसा कौन लिख सकता है। तो एफबीआई ने आखिरकार अपने अकाउंट से इजाज़त ली और अखबारों को इजाज़त दी कि आप इस मैनिफेस्टो को छाप दो। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स समेत तमाम अखबारों ने ये मैनिफेस्टो छाप दिया और साथ में खबर कि उसी पार्सल टेररिस्ट जो है, जो पार्सल बम भेजता है, उसी का ये खत, ये धमकी और ये मैनिफेस्टो है और ये हम छाप रहे हैं। अखबार में छपने के बाद एफबीआई उम्मीद करने लगी, इंतजार करने लगी कि कोई तो सामने आएगा जो शायद इस राइटिंग को या फिर जिस तरीके की बातें लिखी है उसे कोई क्लू दे जाए कि वो बंदा कौन हो सकता है, उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज के जरिए, उसकी लिखावट के जरिए। लेकिन दिन पर दिन बीतते गए, एफबीआई के हाथ अब भी खाली, कोई सामने नहीं आ रहा है। करीब 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद एक शख्स जिसका नाम था डेविड डेविड कजिंस्की, ये अचानक एफबीआई के दफ्तर पहुंचता है और जाकर कहता है कि ये जो 6 महीने पहले न्यूज़पेपर में जो मैनिफेस्टो और ये लेटर छपा था, उस पूरे मैनिफेस्टो की भाषा, उसकी लैंग्वेज, उसकी लिखावट वो किसकी है मैं जानता हूँ। या हैरान, पहले तो पूछती है कि आपने अखबार 6 महीने पहले पढ़ा तो अब क्यों आ रहे हो। तो उसने कहा कि पढ़ते ही मुझे अगले दिन ही अंदाजा हो गया था कि कौन कर सकता है, लेकिन पहले मैं कंफर्म करना चाहता था और इसीलिए मैंने एक प्राइवेट जो है इन्वेस्टिगेटर हायर किया और उसकी मदद से मैंने पूरा रिसर्च किया और अब मुझे आज सुबह ही यह कंफर्मेशन मिला कि मैं गलत नहीं हूँ। जिसने ये भेजा है मैं उसे जानता हूँ और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। उसने पूछा दिया ने कौन है। डेविड ने बताया कि वो मेरा भाई टेट टेट कजेंस्की, वही टेट कजेंस्की जो एक जीनियस, जो एक ब्रिलियंट, जो हार्वर्ड में पढ़ा हुआ था, जिसे इस दुनिया के इम्तिहान बच्चों के खिलौने टाइप लगते थे कि ये क्या एग्जाम है जो इतनी आसानी से मैं पास कर जाता हूँ। अब जब उसने बताया तो एफबीआई ने कहा कि ठीक है, वो सिर्फ डेविड के कहने पर गिरफ्तार नहीं कर सकते थे टेट को। एफबीआई ने कहा कि हम अपनी तरफ से भी सबूत हासिल करेंगे। तो उसने बताया कि वो शहर के बाहर एक झोपड़ी में रहता है बरसों से, 1971 से ही करीब। अब इसके बाद, और ये 95 आ चुका था, एफबीआई ने कहा कि उसके पीछे जांच करते हैं पहले। अब एफबीआई जांच में जुड़ गई, एफबीआई भी पुख्ता सबूत जुटा रही। लेकिन इसी दौरान गलती से ये जो डेविड केजेंस्की ने जो सारा खुलासा किया था, उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को जिसे उसने हायर किया था, उसका एक दोस्त मीडिया में जाता है। उसने ये खुलासा कर दिया कि पार्सल बम की निशानदेही हो चुकी है, उसका नाम यह है, उसका भाई ये है। न्यूज चैनल में खबर चल गई और जैसे ही खबर चली, एफबीआई को लगा कि हो सकता है डेड अलर्ट हो जाए और भाग जाए। इसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं था। खबर चलते ही अगले कुछ ही घंटे के अंदर वो भागकर उसी वीराने में पहुंचते हैं, उस झोपड़े में। वहां जाते हैं, टेड वहां आराम से बैठा था, उसे अपने साथ ले जाते हैं। बाद में वो उस झोपड़ी की तलाशी लेते हैं, वहां बहुत सारे नोट, थीसिस, मैथमेटिक्स और बाकी चीज़ों के, और साथ में बम बनाने की कुछ चीज़ें भी मिलती हैं। इससे साबित हो जाता है कि ये पार्सल बम यहीं बनता था। इसके बाद अब उसे अदालत में पेश किया जाता है। उसे पूछा जाता है कि इतना काबिल, इतना जीनियस, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट एक प्रोफेसर भी रहा,
क्यों वो लोगों को पार्सल बम भेज कर जख्मी कर रहा था या मार रहा था। तब उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा, मैं मैथ का स्टूडेंट था, मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, मज़ा आता था, लेकिन इत्तेफाक से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक साइकोलॉजी भी थी हमारी, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। चूँकि एक सिस्टम है यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करने की, एक बैचलर या मास्टर्स डिग्री हासिल करने की, उसमें कई चीज़ें होती हैं। तो उसने कहा कि मुझे जबरन उस जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट था उसकी क्लास अटेंड करनी पड़ती थी, लेकिन वो क्लास अजीब होती थी। वहाँ पे जैसे मुझे गाली दिया जाता या मुझे थप्पड़ मारा जाता, और इस वो इसीलिए नहीं कि वो मुझसे दुश्मनी करते थे, बल्कि इसीलिए ताकि वो जब मुझे गाली दे, मुझे अब्यूज कर रहे हैं, मुझे बुरा भला कर रहे हैं, मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, तो मेरे चेहरे का रिएक्शन क्या है उसे कैमरे में कैद करना, फिर बाद में दिखाते थे कि जब तुम आए तो नॉर्मल थे, हाय तुमसे हाय हेलो हुआ तो तुमसे तुम्हारे चेहरे का अलग रिएक्शन ये था, जब थप्पड़ मारा तो ये तुम्हारे चेहरे का रंग यूं बदला, जब गाली दिया तो तुम्हारा रिएक्शन ये था। तो ये चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती थी। धीरे धीरे उसके अंदर ये बात उस घर कर गई कि ये उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, और इसके बाद फिर लड़कियों की तरफ भी उन्हें ऐसा लगा कि लड़कियां भी उसकी बेइज्जती कर रही हैं ऐसे वीडियोज को देखकर। उसे लगा कि ये सब बेकार है, और उसके बाद वो निकल गया वीराने में। और उसने कहा कि अब ऐसे जो लोग हैं जो खास तौर पर सिस्टम से जुड़े हुए, एजुकेशन से जुड़े हुए, और फिर उसको सिखाते हैं, तो उन्हीं में से एक प्रोफेसर थे जिसने इसकी शुरुआत की। फिर कुछ स्टूडेंट थे साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे, फिर कुछ साइकोलॉजी के टीचर थे, उसे भी भेजे, पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 4 मई 1998, 4 मई 1998 को टेड ने अपने सारे जुर्म कबूल किए। 3 मर्डर थे, बाकी इतने सारे लोग घायल हुए थे जिसको उसने जख्मी किया था। एक प्लेन तो बच गया, बाकी अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो 175 लोग मारे जाते। तो उसके ऊपर अदालत में मुकदमा चला और फैसला सुनाया गया। कैट को उम्र कैद की सजा हुई, यानी कि जब तक वो जिंदा है जेल में रहेगा। 1998 में ये सजा सुनाई गई थी। 25 साल लगभग हो गए हैं, या 26 साल। कैट अभी तक जेल में है। उसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपके पास जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन एक जीनियस का ये हश्र वाकई अफसोसजनक है। कहते हैं कि उसका आईक्यू लेवल आइंस्टाइन जितना था। तो ये थी कहानी एक जीनियस टेररिस्ट की, जिसे पकड़ने में एफबीआई को भी पसीने छूट गए। हम इस वीडियो को ख़त्म करें इससे पहले हम आपसे फिर से वही आग्रह करेंगे कि अगर आप तक हमारा ये वीडियो पहुंचा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी हमारा ये वीडियो पहुंच सके। आप भी हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आगे अपने दोस्तों को भी बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटी। धन्यवाद।